हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑन वे4 यूपीएससी। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म वे4 यूपीएससी पे और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आने वाले समय में काफ़ी एग्जाम्स आने वाले हैं और इसी के मद्देनज़र हम लोग 15 सवालों की एक केबीसी फॉर्मेट में क्यूज़ कर रहे हैं। इससे पहले आपके 20 एपिसोड हो चुके हैं और 2-3 आपके स्पेशल एपिसोड भी हो चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और साथ ही साथ ईमानदारी के साथ इस क्विज सेशन को करते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब, सुझाव और जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं, एडवाइस हैं, वो करते जाएंगे और पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखेंगे। तो इन्हीं सब के साथ मैं इस सेशन को शुरू कर रहा हूं दोस्तों, और बिल्कुल ईमानदारी के साथ सेशन को करेंगे। साथ ही साथ आज का ये सेशन कल वाले सेशन पे ही बेस्ड है, तो काफ़ी सवाल आपको मिलते जुलते नजर आने वाले हैं। चलिए, पहला आपका सवाल है 500 के सांकेतिक रुपये के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा वो आपका युग्म है, कौन सी वो जोड़ी है जो मिसमैच है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगी बीमारी और दूसरी तरफ इन बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। तो आपको बताना है कौन सी जोड़ी आपका गलत मैच है, मिसमैच है। एड्स बैक्टीरिया, यानी बोला जा रहा है कि जो एड्स बीमारी है ये आपकी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ कोढ़ भी बोलते हैं, क्या ये आपकी बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। मलेरिया, प्रोटोजोआ और कॉमन कोल्ड जो सर्दी है, क्या ये वायरस से होती है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि इन चारों में वो कौन सी जोड़ी है जो आपका मिसमैच है। चलिए, सवाल को कंटिन्यू करेंगे और बिल्कुल सेशन को शेयर करते जाएंगे। और समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा ये है आपका एड्स बैक्टीरिया। एड्स बैक्टीरिया, जिसका एड्स का पूरा नाम है दोस्तों आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये आपका फैलता है आपके विषाणु से। एड्स जो है आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये जो विषाणु है इससे फैलता है, जो आपकी नर्वस सिस्टम और साथ ही साथ आपके जो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपका बॉडी गार्ड है, उस पर ये अटैक करता है, जिसके कारण आप देखोगे कि शरीर जो है अंदर से कमजोर होता चला जाता है। बाकी 3 के 3 आपके सही हैं। कुष्ठ रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया आपके प्रोटोजोआ से होता है, और कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जो है ये वायरस से फैलने वाला बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सेशन को हमेशा की तरह शेयर और अपने प्यार दुलार देते जाएंगे। आज का दूसरा सवाल है 1000 के सांकेतिक रुपयों के लिए कि साउंड कांट ट्रैवल थ्रू। आपको बताना कि ध्वनि जो है इन चारों में किस में जो है प्रवाह नहीं कर सकती, किससे गुजर नहीं सकती, यानी कौन सी वो विधि है या कौन सा वो माध्यम है जिससे होकर के आपका ध्वनि प्रवाहित नहीं हो सकता। कंडक्शन, जिसको बोलते हैं चालन। दूसरा है आपका थ्रू एयर, हवा के द्वारा। कन्वेक्शन यानी संवहन, और रेडिएशन यानी विकिरण। इन चारों में वो कौन से ऑप्शन है जिससे होकर के ध्वनि का प्रवाह नहीं होता। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। साउंड कान ट्रैवल थ्रू, ध्वनि जो है इसमें से किससे प्रवाहित नहीं हो सकती। कंडक्शन विधि के द्वारा नहीं प्रवाहित हो सकती, हवा यानी एयर के द्वारा आपका प्रवाहित नहीं होती, फिर बोल रहा है कि कन्वेक्शन यानी संवहन के द्वारा प्रवाहित नहीं होती, या रेडिएशन के द्वारा। तो चालन, हवा, संवहन और विकिरण, इन चारों में आप सही जवाब कंटिन्यू करेंगे। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पर वो होगा आपका रेडिएशन। रेडिएशन जो है आपका ये सही जवाब है, और रेडिएशन से होकर के आपकी साउंड जो है कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि रेडिएशन जहाँ पर होती है वहाँ पर आपका मीडियम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छे सवालों की श्रृंखला आपके साथ आने वाली है, तो बने रहेंगे और साथ ही साथ सेशन को शेयर करते चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका द कोल्ड ब्रिज। A cold breeze from land towards sea during night is called। बोल रहा है कि कल हमने आपसे पूछा था कि एक ठंडी हवा जो समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। आज सवाल आपका उल्टा है। आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि एक ठंडी हवा जो चलती है किधर से, स्थल यानी जमीन से चलती है समुद्र की तरफ, और ये नाइट में चलती है, ये कौन सी समीर कहलाएगी, कौन सी ब्रिज कहलाएगी। अ कोल्ड ब्रिज, एक ठंडी हवा जो स्थल से समुद्र की ओर चलती है रात्रि के समय, ये कौन सी ब्रिज कहलाएगी। आपका सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, हीट ब्रिज या कोल्ड ब्रिज। समुद्री समीर, स्थल समीर, उष्ण समीर या फिर आपका शीत समीर। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। बिल्कुल कल वाले एपिसोड पे ही बेस्ट आपका क्वेश्चन है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
चलिए समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब जो होगा ये है आपका लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज जो है आपका रात में चलेगा लैंड से सी की तरफ, और इसमें आपको देखना है, और इसका रीज़न मैंने आपको कल बता दिया, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो दिन में आपकी जो लैंड की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो दिन में आपका चलेगा सी ब्रिज, यानी समुद्र से हवा आएगी जमीन की ओर, जबकि रात में उल्टा होगा, लैंड जल्दी ठंडा भी होगा, जमीन जल्दी ठंडा होने के कारण आपकी जो हवा है रात्रि में चलेगी आपकी जमीन से समुद्र की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाई प्रेमचंद। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने पहले ही बोल रखा है, बहुत ज़्यादा कल के एपिसोड में चेंजेस नहीं किए मैंने। आपको बताना है प्रेमचंद के द्वारा, जो मुंशी प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो अगर आपने कल का एपिसोड किया होगा तो एक ऑप्शन तो आप आसानी से हटा दोगे, बाकी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगर आपने कल का एपिसोड नहीं किया तो फिर आप गेस कीजिए कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई पुस्तक कौन सी है। संवाद कौमुदी, नीतिसार, गोदान, या फिर आपका गीतांजलि। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि संवाद कौमुदी, नीतिसार, गोदान और गीतांजलि में मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है। काफ़ी फेमस रहता है ये बुक एंड ऑथर। अभी मैं आपको रिसेंट वाले बुक एंड ऑथर भी लेकर के आऊँगा आने वाले एपिसोड में। चलिए समय समाप्त हुआ, और आपका सही जवाब जो होगा दोस्तों, ये बहुत ही इजी सवाल था आपका, और इसका सही जवाब है आपका गोदान। गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई पुस्तक है, और कल हमने पूछा था राजा राम मोहन राय की पुस्तक जिसका नाम था संवाद कौमुदी। तो अगर आपने वो सेशन नहीं किया तो सभी सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे, समय समय पे सभी सेशन को रिवीजन भी करते जाएंगे। जेट स्ट्रीम इज रिलेटेड टू विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी बोल रहा है कि जो जेट स्ट्रीम है, जो बहुत तेज हवाएं चलती है जेट के स्पीड से, यानी आपका लगभग 2500 किलोमीटर के स्पीड से। तो आपको बताना है कि जेट स्ट्रीम जो है ये किस लेयर में आपका प्रवाहित होता है। एक्चुअली जेट स्ट्रीम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस लेयर में ये चलता है वहाँ पर आपका जेट प्लेन्स उड़ान भरते हैं। तो इसीलिए चूँकि वहाँ पर अचानक से ये हवाएं चलती है, तो उसके कारण आपको सुनने को मिलेगा कि कृपया मौसम की खराबी के कारण जो है आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है। तो ये जो जेट स्ट्रीम आपको देखने को मिलता है, तो ये आपकी किस लेयर में मिलता है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, थर्मोस्फेयर यानी उष्ण मंडल या आयन मंडल, और लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। बहुत ही आसान कर दिया गया आपके लिए। एक तो जेट स्ट्रीम, दूसरा आपको ये भी हिंट दे दिया गया कि ये उसी मंडल में है जहां आपके वायुयान उड़ान भरते हैं। तो जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा ये, जिसमें आपको जेट स्ट्रीम बहुत तेज हवाएं चलती है, जिसके कारण देख लो ये चूंकि समताप मंडल में जो टेम्परेचर मेंटेन होता है और अचानक से यहाँ पर जो तेज हवाएं आती है, तो इसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, जो वास्तव में जेट प्लेन्स को कभी कभी टर्बुलेंस में फंसा देती है। चलिए हिंट वाला एक सवाल है आपका। आज का हिंट वाला सवाल थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, तो यहाँ से आपके फंसाने वाले सवाल थोड़े टफ लेवल के सवाल आने शुरू हो गए। आपके हिंट है कि ये जो स्टेट या यूटी है, ये इंडिया का एक रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी पुनर्गठन का हिस्सा है। और देखोगे कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये अभी आपका पुनर्गठित हुआ, यानी इसमें चेंजेस हुए हैं पिछले 4-5 वर्षों में। अब या तो इसकी बाउंड्री चेंज हुई, या फिर नाम चेंज हुआ, या फिर इसका एरिया बढ़ाया घटाया गया, कुछ भी हुआ हो, बट इस यूटी का, इस केंद्र शासित प्रदेश का आपके इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत इसका पुनर्गठन किया गया है, इसके फिर से संरचना की गई है। फिर बोल रहा है सेकंड आपका हिंट है कि इट्स शेयर इट्स बॉर्डर विद अरब सी। दूसरा हिंट बोल रहा है कि ये जो आपका यूटी है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा आपकी अरब सागर से लगती है। और तीसरा बोल रहा है कि यहाँ पर जो पावर सप्लाई है वो 100% सोलर पावर के द्वारा होता है, यानी इसका जो आप देख लो, ये जो आपका यूटी है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये 100% सौर ऊर्जा के द्वारा आपका यहाँ पर वर्क होता है। और आपका लास्ट हिंट है कि इट इज़ इंडिया आइलैंड वेयर कंट्रोल्ड बाई पोर्तुगीज। बोला कि यहाँ ये बहुत छोटे छोटे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है,
और इसको कंट्रोल किया था पुर्तगालियों ने। तो 4 हिंट। सबसे पहला हिंट नीचे से चलिए तो आपके लिए आसान होगा कि ये जो आपका आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपका द्वीपीय देश है, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, और जिसके वो पुर्तगालियों ने लगभग 400 सालों तक अपने कब्जे में रखा। तीसरा हिंट आपका था कि इसकी जो पावर सप्लाई है, इसकी जो ऊर्जा की ज़रूरत है, वो पूरी तरह से 100% सौर ऊर्जा के द्वारा पूरी की जाती है। दूसरा हिंट आपका था कि इसकी सीमा आपकी अरब सागर से लगती है। और चौथा हिंट आपका था कि ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, और अतः इसकी सीमाओं में या इसके नाम में, इसके क्षेत्र में बदलाव देखने को मिला है। आपके ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दमन दीप एंड नागर हवेली। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश है जो इन चारों हिंट के साथ आपका परफेक्ट मैच होता है। दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दमन दीप। जल्दी से आप बताएंगे कि इंडिया रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा, यानी आपका इसकी सीमाओं में, इसके नाम में बदलाव, अरब सागर के साथ सीमा साझा, 100% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और पुर्तगालियों के द्वारा 400 वर्षों तक कंट्रोल। कौन से ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसके बारे में सब कुछ सही है। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और इसका सही जवाब होगा आपका, देखिए मिस्टेक हो गई है मेरे से ही, यहाँ पर आपका दमन एंड दीप आपके ऑप्शन में था, तो आप सही कर लीजिएगा इसको दोस्तों। इसको आप दमन एंड दीप एंड नगर हवेली कर लीजिएगा। हर बार कुछ न कुछ मिस्टेक्स इस तरह के हो जाते हैं, थोड़ी सी व्यस्तता, थोड़ा सा बुद्धूपंथी मेरे अंदर भी है, सुधार लूँगा समय के साथ। तो चलिए यहाँ पर आप सही जवाब कर लेंगे दमन एंड दीप एंड नगर हवेली, तो आपका डी सही था। क्वेश्चन वाले में ये ऑप्शन दमन एंड दीप ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हमेशा की तरह एक आपका प्रोग्राम, गवर्नमेंट प्रोग्राम, पीएम मातृ वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, लोन नहीं है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। एक्चुअली ये क्विज थोड़ा जल्दी में बनाया गया, तो इसके कारण कुछ आपको त्रुटियाँ, लेखन त्रुटियाँ देखने को मिल सकती है। इसके लिए मैं आपसे अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। फिलहाल फोकस करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे कि आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 50,000 तक की रुपए की राशि लड़कियों को फ्री रिलीजियस टूर, या फिर 5,000 का कैश इंसेंटिव, या फिर आपकी डीबीटी ट्रांसफ़र उन महिलाओं को, उन माताओं को जो 19 वर्ष से ऊपर की हैं और जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है। तो आपको बताना है मातृ वंदना योजना, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। 10 लाख का लोन, 50,000 रुपये तक की राशि जो कि लड़कियों को दी जाएगी, बुजुर्गों को फ्री धार्मिक टूर, धार्मिक सैर, या 5,000 रुपये तक का आपका अकाउंट ट्रांसफ़र उन महिलाओं को, उन माताओं को जो प्रसव कर रही हैं, यानी जो बच्चे को जन्म दे रही हैं और जिनकी उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए। इनसे कम की जो माताएं हैं, यानी जिनकी कम उम्र में शादी हो गई, उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, बहुत ही आज का इजी सेशन रहने वाला है। तो समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आप सभी ने शायद सही जवाब दिया होगा कि आपका ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत 5,000 रुपये तक की राशि बच्चे के जन्म के समय और 1,000 रुपये की राशि आपको बाद में उपलब्ध कराई जाती है, यानी टोटल 6,000 की राशि है। तो फिलहाल मातृ वंदना में 5,000 है और बाकी 1,000 आपकी ICDS की तरफ से दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 5,000 रुपये तक का कैश इंसेंटिव। अब देखिए, ट्रेन पे बात हो ही रही थी, तो ट्रेन को ही देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने सबसे तेज गति की ट्रेन कर लिया, सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कर ली। इस बार आपको बताना है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इंडिया लॉन्गेस्ट लेंथ ट्रेन, यानी वो कौन सी ट्रेन है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, यानी भारत की सबसे लंबी ट्रेन, लंबी दूरी की नहीं पूछा जा रहा है, सबसे लंबी ट्रेन जिसके कोच, जिसके बोगियों की संख्या आपको सबसे ज़्यादा दूर तक देखने को मिलेगी। आपके ऑप्शन है सुपर बासुकी, बासुकी 2.0 या कालिया। आपको बताना है, मेनली ये चारों के चारों नाग के नाम हैं। आपने देखा होगा अगर कृष्णा और बाकी आपकी धार्मिक सीरियल, तो वासुकी जो है ये आपके नाग हैं,
कालिया नाग भी था जिसको कृष्ण जी ने यमुना में मर्दन किया था, जिसके फन पे डांस किया था। और चूंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी बासुकी की या कालिया की, इसलिए ये जो ट्रेन है भारत की सबसे लंबी ट्रेन, इसका नाम भी इन्हीं सांपों, इन्हीं लंबे नागों के नाम पे रखा गया है। तो आपको बताना है वर्तमान समय में भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, सुपर बासुकी, बासुकी 2.0 या कालिया। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए है, जिसमें लगभग बोलता है कि 295 के आसपास कोच है और इसकी कुल लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई जब ये पूरी कोच जुड़ जाते हैं तो लगभग 3.5 यानी 3.5 किलोमीटर लंबी तो ये सिर्फ ट्रेन है दोस्तों। तो आप जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ट्राई करेंगे और समय समाप्त हो गया और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर, वो है आपका सुपर बासुकी। सबसे पहले आया था वासुकी, फिर आया वासुकी 2.0, फिर आया आपका सुपर बासुकी। कालिया नाम से आपकी कोई भी इंडिया की ट्रेन नहीं चली है, तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो सबसे लंबी ट्रेन है यह है आपका सुपर बासुकी, जो कि एक मालगाड़ी है, फ्रेट वैन है और इसकी कुल कोचों की संख्या 295 है और इसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द नॉट फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द चार्टर एक्ट 1793। अंग्रेजों के समय के कानून चलते आ रहे हैं और हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, तो अब हम लोग पहुंच गए 1793 के इंडिया, ये आपकी द चार्टर एक्ट पे। तो आपको बताना है कि चार्टर एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है इट सेपरेट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशरी। बोल रहा है कि इसने कंपनी के जो राजस्व वाले कामकाज हैं यानी पैसे वाले जो कामकाज हैं उसको न्यायपालिका से फ्री कर दिया, यानी अब कंपनी जो है अपने काम, अपने पैसे, अपने व्यापार के लिए किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगी। ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन बोल जा रहा है कि इट इंटाइटल EIC टू ग्रांट लाइसेंस टू ट्रेड ओपियम विद चाइना। बोल रहा है कि इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस प्रदान करने के अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संगठन को लाइसेंस दे सकता है, किस चीज़ के लिए, अफीम का व्यापार करने के लिए, किसके साथ, चीन के साथ। यानी दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को यह परमिशन मिल गया कि वो लाइसेंस जारी कर सकता है किसी व्यक्ति के लिए या किसी संगठन के लिए जिसके द्वारा वो व्यक्ति या वो संगठन अफीम का व्यापार करेगा चीन के साथ। तीसरा बोल रहा है कि इट असर्ट क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। बोल रहा है कि पहली बार जो ब्रिटेन की संप्रभुता है, जो ब्रिटेन के साम्राज्य हैं, उनकी संप्रभुता को लागू किया गया था भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र में। ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि इट रिड्यूस पावर ऑफ गवर्नर जनरल, यानी इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्तियां थोड़ी कम कर दी गई थी। जल्दी से आप बताएंगे कि इन चारों में कौन सा सही नहीं है। अंग्रेजी समय के सारे आपके जो कानून हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप बिल्कुल करके जाएंगे कभी भी अगर आपका एग्ज़ाम हो तो फिर से मैं आपको एक बार ये रिपीट कर दूं कि आपके जो राजस्व वाले काम है, पैसे वाले काम है, उसको न्यायपालिका से फ्री कर दिया गया था, यानी कंपनी अब अपने व्यापारिक काम बिना किसी हिचक के, बिना किसी दबाव के कर सकती है और सरकार, ये न्यायपालिका उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकती। दूसरा आपका ऑप्शन है कि इट इंटाइटल EIC टू ग्रांट लाइसेंस विद टू ट्रेड ओपियम विद चाइना, यानी इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस जारी करने के अधिकार दे दी गया है ताकि वो अफीम के व्यापार को नियंत्रित कर सके चीन के साथ। और तीसरा बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र को जीता था, पहली बार उन सब के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्र ना बोल करके उसको ब्रिटिश एरिया या ब्रिटिश पोजीशन के नाम से उसको संदर्भित कर दिया गया, यानी उसको ब्रिटेन के सरकार के नाम पर बोला गया। और चौथा बोल रहा है कि इट रिड्यूस द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, यानी इससे गवर्नर जनरल की शक्ति जो है कम कर दी गई। जल्दी से आप जवाब देंगे और इसका सही जवाब है दोस्तों, ये है आपका डी। बाकी के तीन आपके तो बिल्कुल सही है। जो आपके राजस्व वाले काम है वो न्यायपालिका से फ्री है। कंपनी का कोई भी व्यक्ति पे जो अदालत था आपका, वो एक्शन नहीं ले सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला कि वो लाइसेंस जारी करेगा अफीम के व्यापार करने के लिए चीन के साथ। और फिर बोल रहा है कि कंपनी ने हर साल जो है ब्रिटिश इंडिया को 5 लाख रुपए तक की रेवेन्यू की बात हुई थी और इसमें आप देखोगे कि 5 लाख रुपए तक का रेवेन्यू भी इसने दिया है हर साल, और साथ ही साथ ब्रिटिश पोजीशन एरिया भी इसको बोला गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें जो गलत है
वो है कि इट रिड्यूस पावर ऑफ गवर्नर जनरल, यानी इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्ति कम नहीं की गई दोस्तों। इस कानून के द्वारा गवर्नर जनरल की शक्ति जो है आपका बढ़ा दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल जो है अगर चाहे तो बाकी सदस्यों की बात ना मानते हुए अपनी मनमानी कुछ कुछ मैटर पे कर सकता है। तो ये आप देखोगे कि इस कानून की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से केमिस्ट्री का एक सवाल है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताना आपको। आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम सल्फेट Na2SO4, HgS मर्क्यूरस सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। आपको बताना चिली साल्ट पीटर, इसका रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, मर्क्यूरियस सल्फेट और आपके सोडियम नाइट्रेट। जल्दी जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू करते जाएंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों यह आपका सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यह आपका सही जवाब होगा। और उसके कारण आप देखोगे कि आपका चिली साल्ट पेटर इसको बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्पज से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया, कौन से प्रोटोजोआ, कौन से वायरस के कारण बीमारियां फैलती है। तो वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि टाइफाइड जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से तो होती है, ये ठीक है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया से होती है उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है सल्मोनेला टाइफी, ई कोली या इसको ई कोलाई भी बोलते हैं, कोकस या आपका बैसिली टाइफी। इन चारों में वो कौन से ऑप्शन है जो आपको बताना है जिससे आपका टाइफाइड होता है। सल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, कोकस या बैसिली टाइफी। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। सल्मोनेला टाइफी जो है आपका टाइफाइड के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया है, उत्तरदायी आपका जीवाणु है, इसी के कारण टाइफाइड नामक बीमारी होती है, याद रखेंगे। ई कोलाई हमारे पाचन तंत्र में देखने को मिल जाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्लास या लेंस यूज फॉर मायोपिया। मायोपिया आपको पता है, मायोपिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती। ठीक है, तो याद रखिएगा, सॉरी, मायोपिया वो वस्तु, हाँ, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, तो याद रखेंगे विच टाइप ऑफ ग्लास और लेंस इज यूज फॉर मायोपिया। आपको बताना है कि जब मायोपिया का ट्रीटमेंट चलता है तो उसके लिए कौन से आपके ग्लास का इस्तेमाल होता है, कौन से चीज़ों का इस्तेमाल होता है जिसमें दूर की वस्तु आपको नहीं दिखेगी। आपका ऑप्शन है बाइफोकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, द्विफोकस, अवतल, उत्तल या समतल। इन चारों में वो कौन से ऑप्शन है जिससे जो आपकी दूर की वस्तु वाली प्रॉब्लम है, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, उसको इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जिसको बोलते हैं अवतल लेंस भी कहा जाता है। जब दूर की वस्तु को आप देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि उसका जो है रेटिना से पहले ही आपका उसका एक पॉइंट पे एकत्रित हो जाता है, जिसको दूर करने के लिए यहाँ पर कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, जिससे इसकी फोकस दूरी को बढ़ा दी जाती है और उसके कारण जो है अब प्रकाश फाइनली आपकी रेटिना पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखेंगे मायोपिया जिसको आप लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी, और उसके लिए आपका इस्तेमाल होता है आपका कॉनकेव लेंस का। याद रखेंगे मायोपिया, कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष। चलिए 5 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए आपका सवाल है कि द एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर इज एट विच सिटी। जल्दी जल्दी बताना है कि जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो मानव अधिकारों के काम करता है दोस्तों, यानी ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश में किसी तरह की सजा मिली है या किसी तरह से उसका अभी कोर्ट केस चल रहा है, तो उस व्यक्ति के हक में ये संस्था काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, मानव के अधिकारों के लिए ये वर्क करती है। तो आपको बताना है द एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। द एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आपके ऑप्शन है पेरिस,
सैन फ्रांसिस्को, गुड़गांव, लंदन। ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। जल्दी से आप अपने जवाब कंटिन्यू करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ये मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ काम करता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरह की प्रताड़ना, किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी या सजा भोग रहा है, उसके हक के लिए, उसके बेहतरीन के लिए काम करता है। पेरिस, सैन फ्रांसिस्को, गुड़गांव, लंदन। चलिए समय को समाप्त कर रहे हैं दोस्तों और आपका आंसर की तरफ चलते हैं। आपका सही जवाब होगा लंदन। लंदन वो संस्था है, जगह है जहां पर आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय देखने को मिलेगा और ये संस्था आपकी काम करेगी मानव अधिकारों के लिए। तो याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए वर्क करता है, तो मानव अधिकारों के लिए, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका लंदन में है। चलिए आज के सेकंड लास्ट सवाल पे चलते हैं। धर्म गार्जियन, जैसा कि हम लोग एक एक युद्ध अभ्यास हर सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि इससे पहले आपका संप्रीति हो चुका, सी ड्रैगन हो चुका है, वरुण हो चुका है। आज आपको बताना है धर्म गार्जियन, एक युद्ध अभ्यास है जो सेनाओं के बीच हुआ है। तो बताना है कि एक तरफ तो भारत है, तो धर्म गार्जियन ये जो युद्ध अभ्यास है, ये भारत और किस देश के सेना के ने मिल करके किया है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, यूएसए यानी अमेरिका, जापान और यूके यानी इंग्लैंड। इन चारों में वो कौन से देश हैं जिसके साथ भारत ने मिल करके धर्म गार्जियन आपका युद्ध अभ्यास किया, जो पहली बार 2018 में किया गया था। तब से हर साल ये आपका युद्ध अभ्यास किया जाता है। धर्म गार्जियन, धर्म के रक्षक, इंडिया और किस देश ने मिल करके ये युद्ध अभ्यास किया है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, वो है जापान। जापान जो कि एशिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश है, और आपको पता होगा कि अभी चीन के साथ इसके संबंध काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया जो है वो भी समय समय पर उकसाता रहता है। तो जापान ने भारत के साथ मिलकर के वर्ष 2018 से एक एक्सरसाइज शुरू की है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो आर्मी एक्सरसाइज है, उसका नाम है धर्म गार्जियन। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे। बोल रहा है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, बोल रहा है कि जो जैविक आपके अवशिष्ट पदार्थ है, जैविक कचरा है। जैविक कचरा तो समझते हैं, जो पशु पक्षी आपके सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, आपके स्वास्थ्य और संबंधी कुछ समस्याओं के कारण यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस हुई। फिलहाल सवाल की तरफ चलते हैं कि आपका जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, ये आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, और कल आपका ब्रेक रहेगा ताकि मैं भी थोड़ा रिकवर कर पाऊँ और फिर से नए जोश के साथ आऊँगा। तो बोल रहा है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी जो जैविक कचरे हैं, इसको दूर करने के लिए, इसको रोकथाम करने के लिए दुनिया में पहली बार एक बैठक आयोजित की गई थी। तो आपको बताना कि जो आपका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जो आपका जैविक कचरे हैं, इससे निपटने के लिए दुनिया में पहली बैठक जो थी आपका कब किया गया था या कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टॉकहोम स्वीडन, पेरिस फ्रांस या बाली इंडोनेशिया। आपको बताना कि पहली बार जैविक कचरे के निपटान के लिए आपका जो आपकी बैठक है, ये कहाँ की गई थी? चलिए तो जल्दी से आप जवाब देंगे कि आपका जैविक कचरे के निपटान के लिए आपकी पहली बैठक जो है ये आपकी कहाँ की गई थी? जल्दी से इसका जवाब देंगे। आज का सेशन आपके सवालों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी गड़बड़ आपको सुनने को मिल सकती है क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इस कारण से कल आपका सेशन ब्रेक भी रहेगा। चलिए जल्दी से आप इसको करेंगे और चलते हैं जवाब की तरफ, आंसर की तरफ। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका स्टॉकहोम स्वीडन। स्टॉकहोम स्वीडन, जिसमें आपको पहली बार 1973 में आपको देखने को मिलेगा एक सम्मेलन जो कि जैविक कचरे को निपटाने के लिए हुआ था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि दुनिया में पहली बार रियो सम्मेलन जो हमने कल किया, उससे भी पहली बार दुनिया ने कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर की थी कि हाँ, हमारा पर्यावरण भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इसको बोलते हैं, स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें जैविक कचरे के आपके निपटान के बारे में बात की गई थी। तो फिलहाल आज का सेशन इतना ही रहेगा। आज के सेशन में थोड़ी सी
आपको आवाज़ संबंधी आपकी समस्याएँ हो सकती हैं, तो उसको इग्नोर करेंगे और चलेंगे। अगर आपको सेशन फिर भी अच्छा लगे, तो आप लाइक, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और किसी भी तरह की त्रुटि के लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। कल आपका सेशन ब्रेक रहेगा दोस्तों। मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।